नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85649060097952386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, मैं आयुषी मदान स्वागत करती हूँ आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। हमारी ये जो सीरीज रहेगी, ये सीरीज यूपी पीएससी के जो पॉलिटी के अभी तक जितने भी पीवाईक्यूज हैं, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इससे आपको फायदा ये होगा कि आपको अलग से कोई जो है प्रीवियस ईयर को पढ़ना नहीं पड़ेगा। आप डेली ये वाली वीडियोस को देखेंगे, इस पूरी वीडियो को आप कंप्लीट करेंगे। उससे ये होगा कि पॉलिटी से जुड़े हुए जितने भी अभी तक के पीवाईक्यूज हैं, आपको हेल्प मिल जाएगी। क्योंकि होता ये है कि जब भी हम कोई पेपर देते हैं, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उस एग्जाम से जुड़ा हुआ प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया है। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर को कंप्लीट कर लिया तो आपको एक आइडिया रहता है कि पहले क्या क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। बाकी आपको कोई भी हमारा पेड ग्रुप को ज्वाइन करना है, कुछ भी आपको ज्वाइन करना, आप ये दिए गए नंबर्स पे कॉल करके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे पॉलिटी से जुड़े हुए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, और ये देखते हैं कि क्या क्या किस किस टाइप के सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारे ये 4 एक्ट हैं, इनको आपको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखो, हमारे एग्जाम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से जुड़े हुए बहुत टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और सीधा ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको कोई भी कहीं का भी एक्ट दे देंगे और क्वेश्चन होगा कि आपको इसको अरेंज करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग इसके अंदर वन बाय वन इन एक्ट्स को अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहला है वस्तु विक्रय या सेल्स ऑफ गुड, उसके बाद पार्टनरशिप, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट और कंपनीज एक्ट। आप सभी लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन जो है सुने होंगे। और सबसे पहला जैसे कि क्वेश्चन है यहाँ पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। देखिए, ये आया था हमारा 1930 में। बहुत पुराना एक्ट है 1930 का सेल ऑफ गुड एक्ट, जो कि कोई भी एक सेल से जुड़ी हुई चीजों को हमें चेंज करना, उसमें नई चीजें ऐड करने के बारे में बताता है। फिर ये साझेदारी अधिनियम पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लेकर के आया गया था। और उसके बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो हमारा कब आया था? 1872। आप देख लीजिए ये कितना पुराना एक्ट है, कितना ही पुराना ये वाला एक्ट है। ऐसे कंपनीज एक्ट, ये तो बिल्कुल रीसेंट है, 2013 का। तो इस तरीके से ये 4 एक्ट है। तो अगर हम इसमें देखें कि इनको हम अरेंज करें, बिल्कुल क्रम अनुसार इसको अरेंज करना चाहे, तो क्या आंसर बन जाएगा हमारा? आप इसको अरेंज करो, सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग। एनवायरमेंट एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी बहुत ज्यादा है इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि एग्जाम में ना ये आपको बहुत कंफ्यूज करने वाला है। देखिए, एक जो है वो एक्ट आया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन अभयारण्य जो है संरक्षित अधिनियम, वन्य अभयारण्य संरक्षित अधिनियम। इस संरक्षण अधिनियम में सबसे बड़े एक्ट के रूप में पास किया गया है। ठीक है, जबकि ये वाला जो है आपसे क्वेश्चन पर्यावरण अधिनियम के बारे में पूछ रहा है, जो कि 1986 में आया था। और हमारे एग्जाम में ये सवाल से कई बार पूछा जाता है कि ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, दो बार, ये दो अलग अलग चीजें हैं। जिसमें क्या था, इस 1986 वाले का सबसे बड़ा काम यही था कि कोई भी ऐसे लोग जो कि हमारे पर्यावरण को हार्म करते हैं, उनको क्या करना होगा, उन पे करीब करीब 1 लाख तक का फाइन लगाया जा सकता है, उनको दंड दिया जा सकता है। देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद 21 है, आर्टिकल 21, वो यहाँ पे क्या कहता है कि हर एक को जो है जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ है, जीने का अधिकार है। तो उसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि आपको अगर हर एक को यहाँ पर जीने का अधिकार है, हर चीजों को प्राप्त करने का अधिकार है, तो उसके हिसाब से आपको स्वच्छ वातावरण की भी जरूरत है। जो हमारा ये वाला जो एक्ट है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वो 1986 की में जो पास किया था, उसमें आर्टिकल 21 को हमें प्रोटेक्शन देता है एनवायरमेंट से जुड़ी हुई चीजों को। ठीक है भाई, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि नीति आयोग में जो है स्टेट को कौन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नीति आयोग सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर नीति आयोग जो है वो किससे बनी हुई है? नीति आयोग यहाँ पर 2015 1 जनवरी 2015 को स्थापित की गई थी। और ये 1 जनवरी 2015 की स्थापित में नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? याद रखना है आपको, इंग्लिश हिंदी दोनों में, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। देखिए, स्टेट की तरफ से गवर्निंग काउंसिल में कौन आते हैं? चीफ मिनिस्टर आते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूं नीति आयोग की, तो नीति आयोग में सबसे ऊपर जो है वो चेयरमैन होते हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। उसके बाद वाइस चेयरमैन होते हैं जो काम करते हैं, सीईओ काम करते हैं, और एक पूरी गवर्निंग काउंसिल, जिसे हम क्या कहते हैं? संचालन परिषद। तो यहाँ पर एक संचालन परिषद के रूप में भी काम होती है। और ये संचालन परिषद क्या काम करती है? देखिए, ये संचालन परिषद जो है ना, वो एक स्टेट के सारे लोग वहां पे जाके पहुंचते हैं। तो स्टेट में यहाँ पर मुख्यमंत्री को मौका दिया गया है जो कि काम करेंगे। और साथ ही साथ नीति आयोग में इनके अलावा जो है जो हमारे कैबिनेट लेवल के मंत्री होते हैं ना, उनको भी आगे बढ़ने का मौका दिया गया है। और आज के समय में 4 ऐसे कैबिनेट के मंत्री हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अ, हमारे गृह मंत्री अमित शाह, वो है यहाँ पर। उसके अलावा निर्मला सीतारमण, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। उसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। और राजनाथ सिंह, जो कि हमारे डिफेंस रक्षा मंत्री हैं। तो इन सबको भी यहाँ पर कैबिनेट में मौका मिला हुआ है इनका काम करने के लिए। तो ये भी आपसे एक सवाल किया जा सकता है कि किस किस को यहाँ पर आगे बढ़ने का मौका दिया गया है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल्स को मैच करने के लिए। देखिए, आर्टिकल को मैच करना बहुत जरूरी है। सीधा सीधा सवाल इसके अंदर आते हैं। आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि कौन सा गलत मैच किया है। देखो भाई, सबसे पहला यहाँ पर एडहॉक जजेस, जो तथर्थ न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति होती है, बिल्कुल होती है, 127 आर्टिकल में लिखा हुआ है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल की मैं बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट का स्पेशल आर्टिकल 124 से 147, 124 से 147 तक पूरे सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल दिए हुए हैं। तो यहाँ पर एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट की बात की गई है। उसके बाद स्पीकर ऑफ हाउस, जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर जो होते हैं, उनके लिए आर्टिकल 93 है। और जो डेप्यूटी स्पीकर होते हैं ना, उनका भी सेम ही आर्टिकल दिया गया है। उसके बाद जो हमारे पार्लियामेंट है, हमारी संसद, उनके दोनों सदनों का जो कार्यकाल है वो आर्टिकल 83 में लिखा हुआ है। ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर फोर्थ, आप यहाँ पे देखिए कि जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, वो यहाँ पर जो है एड्रेस करते हैं, पार्लियामेंट को संबोधित करते हैं। उसका आर्टिकल यहाँ पे जो है वो गलत दिया हुआ है। 88 में नहीं होता, आर्टिकल 87 में। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ठीक है भाई, 86 भी है और 87 भी है, पर 88 नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमारी राष्ट्रपति को ये पूरा पूरा अधिकार होता है कि वो दोनों हाउसेस को जाकर के संबोधित कर सकते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया सबको यहाँ तक? बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला फिर क्वेश्चन जो है वो आर्टिकल से जुड़ा हुआ है। आप देखिए यहाँ पर आर्टिकल से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, मतलब कि प्रशासनिक अधिकरण, वो कौन से आर्टिकल में? ये तो असल में थे भी नहीं, असल में नहीं थे। जो हमारा 42वां संशोधन हुआ है 1976 में, उस संशोधन के तहत यहाँ पर 2 आर्टिकल्स जोड़े गए थे। ठीक है, जिसमें हम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की बात करते हैं, जिसमें आर्टिकल 323 ए के तहत ये जोड़ा गया था। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल साफ साफ लिखा हुआ है कि कभी भी पार्लियामेंट, हमारी संसद चाहे तो ट्रिब्यूनल को यहाँ पर बना सकती है। तो आर्टिकल 323 ए का मेन ही काम यही था कि वो ट्रिब्यूनल बना दो, यहाँ पर जो है प्रशासनिक अधिकरण बना दो, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के दायरे में रह करके वो काम कर सकती है। ठीक है भाई, तो ट्रिब्यूनल जो होती हैं वो कैसे बनाई गई हैं? पार्लियामेंट के द्वारा यहाँ पर बनाई जा सकती हैं, जिनको यहाँ पर क्या काम करना होता है? इनको यहाँ पर प्राकृतिक जस्टिस के हिसाब से काम करना होगा। उसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्राकृतिक जो न्याय है उसके सिद्धांतों में रहते हुए वो ट्रिब्यूनल्स काम करती है। क्लियर हुआ? तो ये ट्रिब्यूनल्स भारत के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके पास यहाँ पर पावर होती है केसेस को सॉल्व करने की, और
जरूरत भी है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोर्ट के पास कितना सारा काम है। अगर उनका काम का प्रेशर कम करना है तो उसकी जरूरत है कि हम इसको इस तरीके से बनाएं। तो यहाँ पर आर्टिकल 233A में जो है पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बारे में है, प्रशासनिक प्राधिकरण। और 323B में किसके बारे में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट जो है वो अगर कभी कर से जुड़ा हुआ, टैक्सेशन से जुड़ा हुआ, कभी जमीन से जुड़ा हुआ कोई भी आता है बनाने के लिए, तो ट्रिब्यूनल बना सकती है। वो 323B में है, ठीक है ना। याद आ जाएगा सबको ये। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। आप सभी ने फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ी है। हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी सारी नहीं लिखी हुई थी। हमारे संविधान में 42 वही 42वां संशोधन 1976 मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कहा जाता है, उसके तहत फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया है। और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है एक एक करके जो है मैं आपको बताऊंगी भी। तो ये सरदार स्वरण सिंह की रिकमेंडेशन पे, सिफारिश पे इसको ऐड किया गया था। और उसमें से उस समय 10 ड्यूटीज को ऐड किया था। उसके बाद 11वीं जो ड्यूटी है, जो आज के समय में हमारी जो 11वां मौलिक अधिकार है, वो ये कहता है कि हर एक बच्चे को जो है स्कूल भेजना है, और ये फर्ज उनके माँ बाप का है। माँ बाप नहीं है तो गार्जियन का ये फर्ज बनता है। तो वो तो बाद में ऐड की गई थी, वो तो 86 संशोधन 2002 के तहत 86 वाले संशोधन में की गई थी। नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करना हमारी ड्यूटी है। पब्लिक प्रॉपर्टी और सार्वजनिक संपत्ति और हिंसा को खत्म करना, ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करना और हिंसा को खत्म करने की जिम्मेदारी है। जो सी वाला पॉइंट है ना, ये गलत है, क्योंकि ये जो है वो डीपीएसपी का पार्ट है। हमारे जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके सिद्धांतों का पार्ट है। और लास्ट, नेचुरल एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन, ये तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका आर्टिकल 48C, ये वो वाला पॉइंट है, डी चेक लिखा हुआ है। तो देख लीजिए आप, फंडामेंटल ड्यूटी से सवाल जो है वो ये नहीं आता कि कब ऐड हुई थी, किसने कहा था। क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी इसमें से है और कौन सी नहीं है। तो ये भी याद रखना, कई बार मैंने देखा है कि एग्जामिनर ऐसे भी पूछते हैं कि वोट और टैक्स का नाम दे करके, ठीक है। तो वोट देना और टैक्स देना बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन ये वोट और टैक्स हमारी फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं आता, हमारे मौलिक कर्तव्य में नहीं आता। ये हमारी एक तरीके से नैतिक कर्तव्य है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, इनमें से किसके पास अधिकार है कि जो हमारी ऑल इंडिया सर्विसेज है, अखिल भारतीय सेवा है, उनमें से किसी सदस्य के पद को हटाने हटाने के लिए, किसी भी पद को हटाने के लिए किसके पास अधिकार है? बिल्कुल यूनियन गवर्नमेंट। देखो, ऑल इंडिया सर्विस है, अखिल भारतीय सेवा है, केंद्र सरकार के पास ही तो पावर होगी ना ये वाली, ठीक है। चाहे वो स्टेट के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन है तो वो ऑल इंडिया सर्विस का मेंबर ना। तो यहाँ पर सारा अधिकार किसके पास आता है? यूनियन गवर्नमेंट। और कभी भी कोई ऑल इंडिया सर्विस बनानी है, अखिल भारतीय सेवा, तो वो बनाने का अधिकार भी किसके पास है? राज्यसभा के पास, अनुच्छेद 312 के तहत। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों का बिल्कुल ध्यान रखते हुए बोल भी वैसे रही हूँ और लिख भी रही हूँ। तो आप लोग सब ध्यान रखेंगे पूरी तरीके से, जैसे बताया जा रहा है वैसे आप पढ़ते जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन यहाँ पर ये डिसाइड करता है कि एक कोई भी विधेयक है वो धन विधेयक है या नहीं? अनुच्छेद 110 के हिसाब से कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, वो बताने की जिम्मेदारी हमारे स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष की होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये बहुत बार सवाल किया जा चुका है। मनी बिल जो है वो आर्टिकल 110 में साफ लिखा हुआ है, ऐसा कोई बिल जो कि कर की बात करता है, टैक्स की बात करता है, उसको हम मनी बिल कहते हैं। और ये मनी बिल का प्रोसेस समझो सब लोग क्या होता है। सबसे पहले वो मनी बिल जो है किसके पास जाता है? भारत के राष्ट्रपति के पास उस मनी बिल को, जो हमारे प्रेसिडेंट है, वहां लेके जाया जाता है। प्रेसिडेंट की पहले मंजूरी, उनकी मंजूरी जरूर है, यहाँ पर मंजूरी होती है। मंजूरी मिलने के जस्ट बाद अगर राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है, तो उसके बाद वो बिल कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वो बिल केवल और केवल लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में ये जा ही नहीं सकता है। फिर लोकसभा में जाने के बाद लोकसभा उसको कैसे पास करेगी? लोकसभा उसको सामान्य बहुमत द्वारा पास करेगी। सामान्य बहुमत क्या होता है? 50% प्लस वन ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ऐसे लोग जो उपस्थित भी हैं, ऐसे एमपी, और वोट भी दे रहे हैं उपस्थित के साथ। एग्जाम्पल लीजिए, जैसे लोकसभा के अंदर 543 एमपी है, और आज कोई मनी बिल पास होना है तो 543 मान लो आए नहीं है सारे, जो आज आए हैं ना, जो उपस्थित है, वो 502 है। उनमें से दो लोग हैं भाई, राहुल गांधी, और ऐसे और भी मान लीजिए कोई लोग हैं। मैं एक एग्जाम्पल दे दूं, दिन से मत लेना बात, कोई भी लोग, सिर्फ एक एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर मान लीजिए दो एमपी ऐसे हैं, दो सांसद जो कि वोट देने से मना कर रहे हैं, तो 500 बच गए। अब 500 एमपी का आप निकाल लो, 50% प्लस वन कितना हो जाएगा? 200।
51। ठीक है, ये मैंने अपनी कैलकुलेशन इजी रखने के लिए करा, क्योंकि मेरी मैथ्स उतनी अच्छी है नहीं, तो मैंने सिर्फ अपनी कैलकुलेशन इजी रखने के लिए ना 502 और 500 कर लिया, ताकि मुझे ज्यादा कैलकुलेट ना करना पड़े, 251 सीधा आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं सब लोग? तो ये नंबर चाहिए होगा, और सामान्य बहुमत से आप मनी बिल को पास कर सकते हैं। अब लोकसभा में तो बिल पास हो गया, अब कहाँ जाएगा लोकसभा में बिल पास होने के बाद? ये जाएगा राज्यसभा। अब राज्यसभा इस बिल को अपने पास लंबे समय तक नहीं रख सकती है, केवल और केवल 14 दिनों तक, 2 हफ्तों तक। 2 हफ्तों के भीतर पास हो गया तो ठीक है, अगर पास नहीं होता है तो क्या किया जाएगा? अगर पास हो गया तो बढ़िया बात है, अगर पास नहीं होता तो अपने आप पास मान लिया जाएगा। समझ रहे हैं सब लोग? और फिर प्रेसिडेंट साइन कर देंगे उसके ऊपर, मनी बिल पास। लेकिन ये कौन बताएगा कि ये बिल मनी बिल है या धन विधेयक है या वित्त विधेयक है? तो देखिए, ये ताकत सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल लोकसभा के अध्यक्ष के पास होगी। समझ गए हैं सब लोग? बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि जो 2010 में एक, ये 2010 का क्वेश्चन है, 2010 में एक कमेटी बनाई गई थी जो कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रण करने के लिए बनाई गई थी। वो कमेटी के हेड कौन थे? बहुत फेमस पर्सन है, पारिक। आप लोगों ने इन सब के नाम जरूर कभी ना कभी सुने होंगे, रंगराजन, केलकर, ये सब हमारे बहुत फेमस, हम इको में और पॉलिटी में पढ़ते हैं, तो याद रखिएगा एक ये कमेटी थी। कई बार ना कमेटी से डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई हमारे सुप्रीम कोर्ट में अगर हमें नंबर ऑफ जजेस को बढ़ाना है तो कौन, किसके पास पावर है? तो देखिए, ये पावर केवल और केवल सीधा सीधा पार्लियामेंट के पास आती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है। जैसे आप जानते हैं, पहली मीटिंग कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को हुई थी। अब इस दिन जब ये मीटिंग हुई, तब कितने जज बैठे थे? तब बैठे थे 7+1, 7 जजेस थे, और एक इनके मुख्य न्यायाधीश थे। कौन थे वो मुख्य न्यायाधीश? H. J. कानिया। तो 8 जजेस की एक पूरी जो है मीटिंग हुई थी, और ये 8 जजेस से आज के समय में ये जजेस की संख्या बढ़ चुकी है, 33+1 34 हो चुकी है। तो ये सब बढ़ाने की पावर किसके हाथ में है? ये बढ़ाने की पावर हमारी संसद के हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट 124 से लेकर 147 तक पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसमें ये साफ लिखा है कि ये कभी भी बढ़ाई जा सकती है। और आपको एक बात मैं और बता दूं, क्या ये चीज 7+1 8 होंगे, क्या ये चीज हमारे संविधान में लिखी हुई है? बिल्कुल लिखी हुई है, ये चीज संविधान में लिखी है। और इस ये भी लिखा है कि पार्लियामेंट, संसद कभी भी इसको बढ़ा घटा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कब कब किसको बनाया गया है? देखिए, सेंट्रल विजिलेंस मतलब सतर्कता आयोग 1964 में बनाया गया है। सही बात है। अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई बहुत ही फेमस है, 1963 बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अंतरराज्य परिषद पहली बार 1990 में बनाई गई थी, हालांकि ये संविधान में लिखी हुई है आर्टिकल 263 263 में, पर फिर भी इसको पहली बार सरकार या कमीशन के कहने पर 1990 में बनाया गया था। फिर है एनडीसी, इसको एनडीसी बोलते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद 1954, बिल्कुल ही गलत लिखा हुआ है, इसको 1954 में नहीं 1951 में बनाया गया था। ठीक है भाई, इसलिए ये गलत हो जाएगा। सीबीसी इंपॉर्टेंट है, सीबीआई और इंटरस्टेट काउंसिल तीनों इंपॉर्टेंट है। इंटरस्टेट काउंसिल की वो बात अलग है कि मीटिंग्स बहुत कम होती है। कहा इसको कौन बना सकता है? हमारे प्रेसिडेंट। ठीक है, जबकि बाकी तीनों जो है ना, सीबीसी, सीबीआई और एनडीसी, ये तीनों हमारे संविधान में नहीं लिखी हुई है, जबकि इंटरस्टेट काउंसिल, अंतरराज्य परिषद हमारे संविधान में स्पेशली लिखी हुई है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा स्केड्यूल, कौन सी अनुसूची किससे संबंध रखती है? पंचायत से। बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है, वो है 11वीं अनुसूची। ठीक है भाई, याद हो जाएगा सबको। 11वीं अनुसूची पंचायत से है, और 12वीं जो है यहाँ पर वो म्युनिसिपैलिटी से है। और ये जो 9th नंबर की लिखी है, ये है लैंड रिफॉर्म से जुड़ी हुई। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम सबको आता है ना? जिसको नहीं आती ये ट्रिक मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, कि आपको यहाँ पर ये ट्रिक आती है या नहीं आती। सबको, हर एक स्टूडेंट को ये ट्रिक आनी चाहिए, तो एकदम बकायदा सबको रटी हुई होनी चाहिए, किसमें क्या क्या लिखा हुआ है, किसमें किस किस के बारे में बात की है। और साथ ही साथ ये एल डी और पीएम ये बाद में ऐड हुए हैं। जो हमारा संविधान था उसमें सबसे पहले 8 तक अनुसूचियां थी, बाद में बाकी ऐड हुई है, तो इस पे भी सवाल आते हैं। आगे देखेंगे भाई हम लोग, इनमें से कौन सा जो है वो आपसे पूछ रहा है कि किसकी सीट का जो है यहाँ पर विभाजन सही नहीं है। लोकसभा में सीटों का आवंटन, लोकसभा की जगह हाउस ऑफ पीपल दिया, तो बात एक ही है, कंफ्यूज मत हो जाना। कई बार ऐसे स्टूडेंट ने ऐसे मुझे बोला, एक था मेरे स्टूडेंट, उसने बोला कि ये मैम ये लोकसभा है, यहाँ पर हाउस ऑफ पीपल है, तो ये क्या बात होती है, फिर हम कौन सा माने? अरे सेम ही बात है, वो इंग्लिश में वो हिंदी में है, बस कोई फर्क नहीं है, सेम बात है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल में 42 है, तमिलनाडु में 39 है। अब यहाँ पर जो है बिहार की यहाँ पर लोकसभा की सीट की बात कर रहा है,
तो देखिए, जो भी आप में से बिहार का स्टूडेंट अगर ये वीडियो को सुन रहा है, वो 100% यहाँ पे बिल्कुल सही बता सकता है कि किसकी सीट यहाँ पर है। लेकिन जो भी यहाँ पर स्टूडेंट, बाकी स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं, बिहार की 40 सीटें हैं। ठीक है। गुजरात की कितनी है? 26, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। वही अगर सबसे ज्यादा सीटों की बात करें तो वो यूपी की है, 80 सीट, सभी लोग जानते हैं इस चीज को। और एक सीट यहाँ पर किस किस की है? एक एक है हमारे अंडमान निकोबार की, लक्षद्वीप की, दोनों यहाँ पर आइलैंड्स है, उनकी है। उसके बाद एक और यूनियन केंद्र शासित प्रदेश जो है चंडीगढ़, उसकी भी एक ही है। उसके बाद लद्दाख, उसकी भी एक है। उसके बाद मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी और सिक्किम, इनकी भी एक एक सीट हमारी लोकसभा में आवंटित है। आगे अगला सवाल कह रहा है कि इनमें से कौन सा वेस्टर्न जोनल काउंसिल में, जो हमारी पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, इसका हिस्सा नहीं होता है? तो देखिए, आंसर है इसका राजस्थान। क्यों है इसका आंसर राजस्थान? क्योंकि हमारे भारत में जो है 5 क्षेत्रीय परिषद है। एक है उत्तरी, एक है दक्षिणी, और एक है यहाँ पर पश्चिमी, और एक है पूर्वी, और एक है मध्य। जो राजस्थान है वो उत्तरी का पार्ट है। ठीक है। महाराष्ट्र, गुजरात दोनों ही पश्चिमी में आते हैं। पश्चिमी में और क्या क्या आता है? महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और दमन दीव, दादर और नागर हवेली कंबाइंड है, तो ये सब आते हैं। और इनके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो मुंबई में बने हुए हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन से हमारे संविधान संशोधन से कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सहकारी समितियां शब्द को जोड़ा गया था? तो देखिए, हमारे ये शब्द को 97 वाले संशोधन अधिनियम के तहत हमारे संविधान के आर्टिकल 19 में, अनुच्छेद 19 में जोड़ा गया था। साथ ही साथ इसके लिए आर्टिकल 43B डीपीएसपी का सिद्धांतों में भी इसको जोड़ा गया था। अगला सवाल, हमारे यहाँ पर 6th शेड्यूल जो है वो इनमें से किस पे अप्लाई होता है? तो देखिए, जो हमारी छठी अनुसूची है वो हमारे जितने भी स्केड्यूल्ड एरिया है उनके लिए है। तो मैंने एक ट्रिक बता देती हूँ आप लोगों को 6 शेड्यूल को लर्न करने के लिए। या तो देखो ATMM से लर्न कर लो, ATM में M जोड़ दो, या तो इसको मातम से लर्न कर दो। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है बच्चे मातम से ज्यादा लर्न करेंगे। ठीक है। M में क्या है? ये मिजोरम। A से असम, अरुणाचल नहीं है इसमें। T से तो भाई एक ही है 7 सिस्टर्स में, त्रिपुरा। और M से यहाँ पर क्या है? मेघालय। आपको ये याद करना है कि इसमें मणिपुर इंक्लूड नहीं है। ठीक है। मणिपुर के अलावा बाकी ये सब कुछ इंक्लूडेड है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, इसका आंसर हो गया। अगला सवाल, इनमें से कौन सी ऐसी 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जो गुवाहाटी हाई कोर्ट से कॉमन शेयर करती है? अगर आपने मेरी पॉलिटी की पापा वीडियो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल पे पढ़ी है, तो वहां पर मैंने पूरा हाई कोर्ट में एक्सप्लेन करा है कि हमारे 25 हाई कोर्ट कौन से हैं, उनके बेंच कहाँ पे है। क्योंकि अगर मैं भारत में देखूं तो हमारे पास 28 स्टेट हैं और हमारे पास 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो 36 हो गई टोटल। इन 36 में से 25 हाई कोर्ट है, तो जरूर ही सबके हाई कोर्ट जो है उच्च न्यायालय वो कॉमन होंगे। तो वो जो कॉमन हाई कोर्ट है वो कौन कौन से हैं? ठीक है। यहाँ पर गुवाहाटी का कॉमन हाई कोर्ट बनता है, किसके साथ बनता है? गुवाहाटी गुवाहाटी बनाता है नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल के साथ। ठीक है। असम गुवाहाटी हाई कोर्ट, जो कि नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश शेयर करती है। जबकि सिक्किम का अपना खुद का है। सिक्किम का अपना खुद का कहाँ है? गैंगटॉक में। ठीक है। त्रिपुरा का अपना है, त्रिपुरा का अपना अगरतला में है। ठीक है ना। ये ऐसे याद रखना है आपको, जबकि नागालैंड, मिजोरम का अपना नहीं है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। हमारे स्पीकर, फर्स्ट लोकसभा के स्पीकर कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी क्वेश्चन है। जीवी मावलांकर, जिनका बहुत फेमस पर्सन है गणेश वासुदेव मावलांकर। जबकि ये बाकी तीनों नाम ठीक है, हुकुम सिंह भी रही हैं, नियम संजीवा रेड्डी भी रहे हैं, गुरदयाल सिंह ढिल्लों भी रही हैं, लेकिन पहले लोकसभा के स्पीकर यही रहे हैं जिनके पास अलग से पावर थी कास्टिंग वोट की। यहाँ पर होती है, स्पीकर के पास पावर होती है कास्टिंग वोट की। साथ ही साथ अब मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अब तक ऐसे कौन से स्पीकर हैं जो कि लोकसभा के, जिन्होंने सबसे ज्यादा लंबे समय का कार्यकाल रखा है, जिनका कार्यकाल सबसे ज्यादा लंबे समय का था। नाम लिख लीजिएगा, बलराम जाखड़। ठीक है। बलराम जाखड़। बढ़ते हैं आगे लोकसभा स्पीकर से। नेक्स्ट, आर्टिकल 371 अनुच्छेद किस, देखो बहुत सारे स्टेट की बात करता है आर्टिकल 371A, 371B, C, D। तो यहाँ पर आर्टिकल 371 कौन सी स्टेट की बात नहीं करता है? वो महाराष्ट्र और गुजरात की बात करता है, केरल का उसमें कोई नाम नहीं दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। आर्टिकल 371 में महाराष्ट्र और गुजरात के गवर्नर के लिए ये स्पेशल प्रावधान है कि वहां के जो राज्यपाल होंगे वो महाराष्ट्र के के जो विदर्भा का रीजन है
और गुजरात का जो सौराष्ट्र का जो इलाका है वहां पर अलग से प्रावधान रख सकते हैं वहां पे चीजों को बनाने के लिए। तो इसमें आंसर जो है वो ये रहेगा। आगे देखेंगे। अगला सवाल है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो हमारी विधान परिषद होती है उसमें कितने सदस्यों की संख्या राज्य की विधानसभा द्वारा की जाती है। देखिए, सबसे पहली चीज तो आप ये याद रखेंगे कि जो विधान परिषद है वो भारत की केवल 6 राज्यों के अंदर है। अभी कौन से 6 राज्य हैं जहां पर आपको ये देखने को मिलेगी? एक तो है यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है। इन 6 राज्यों में आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको द्विसदन बाइकैमरलिज्म मिलेगा। तो इनमें लोग कहाँ से आते हैं? तो देखिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ लोग लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा द्वारा भी चुने जाते हैं। कितनी संख्या होती है उनकी? 1/3, 1/3 संख्या जो है उनकी इस चीज में जो है वो बटी हुई होती है। तो बाकी लोग कहाँ से आते हैं? चलो ठीक है, ये तो हो गए। तो बाकी लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो लोग हैं वो कहाँ से आते हैं? तो देखो, उसका भी अलग से प्रावधान है यहाँ पर कि लोग कहाँ से आते हैं। देखिए भाई, मेरे साथ साथ लिख लो सब लोग, जिसको पता है अच्छी बात है, नहीं पता मेरे साथ फटाफट से रिवाइज कर लो, बहुत ही मजा आने वाला है। तो देखो भाई, 1/3 जो है वो राज्य के जो विधानसभा है, मतलब कि वहां के जो विधायक हैं, एमएलए हैं, वो चुनते हैं, पहली चीज। दूसरे लोग बाकी 1/3 जो है वो उस राज्य की जो म्युनिसिपालिटी है या पंचायत है या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बने हुए हैं वहां से लोग आते हैं। मतलब आप कह लीजिए लोकल बॉडीज जो होती है ना, वहां से आते हैं। फिर 1/12 जो है वो टीचर आती हैं। वो टीचर भी बिल्कुल ऐसा नहीं कि प्रारंभिक स्कूल में पढ़ाती हूँ या फिर प्राइमरी स्कूल में, वो सेकेंडरी स्कूल लेवल की होनी चाहिए। उसके बाद 1/12 वहां के स्टूडेंट होते हैं जो कि उस स्टेट में रहते हो, वहां की ग्रेजुएटेड हूँ। उसके अलावा बाकी जो बच गए यहाँ पर, वो यहाँ पर जो उस राज्य का राज्यपाल है वो नियुक्ति करता है 5 चीजों से, जिन्होंने बढ़िया काम जिन 5 फील्ड में किया हो। 5 फील्ड के नाम जरा मुझे कमेंट बॉक्स में सब लोग बताएं कि ये 5 कौन सी हैं। राज्यसभा वाली नहीं पूछ रही मैं, यहाँ पर विधानसभा वाली पूछ रही हूँ। तो वो 5 आप लोग मुझे नाम जरूर बताएं। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। प्रियम्बल का इनमें से कौन सा वर्ड हमारे जो है ये प्रस्तावना का नहीं लिखा हुआ है संविधान में? तो अगर आपने संविधान अच्छे से पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा, स्वतंत्रता की बात करता है, लिबर्टी की बात करता है। किसकी लिबर्टी? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप। इकोनॉमिक लिबर्टी जैसा कोई आर्थिक स्वतंत्रता की बात कहीं नहीं की गई है हमारी प्रस्तावना में। प्रस्तावना में आज तक सिर्फ एक ही बार चेंज आया है, जो कि 42वें संशोधन संशोधन 1976 में किया गया था। और हमारा प्रस्तावना हमारे संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण अभिन्न हिस्सा है, जो कि हमारे कौन से उसमें केस में बताया सुप्रीम कोर्ट ने? केशवानंद भारती केस, LIC ऑफ इंडिया केस में ये सारी बातें बताई गई है। अगला सवाल है यहाँ पर कि इनमें से कौन सा आर्टिकल जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन से जुड़ा हुआ है। देखिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन पहले तो थी भी नहीं। इलेक्शन कमीशन को डालने का जो मेन काम था वो ये था कि जो हमारी पंचायत और म्युनिसिपैलिटी है, जो कि 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत ऐड हुई है, इनका काम क्या है कि जो निर्वाचन आयोग है उनका निर्वाचन पूरा करवाना है। ठीक है, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी का। तो उसके तहत अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक ऐड किए गए थे, जिसमें से के वाला जो पार्ट है ना, वो राज्य के निर्वाचन आयोग के बारे में बात करता है। तो यहाँ पर के तक आप याद रखेंगे, 243 के इसका आंसर है। बढ़ते हैं आगे। इनमें से कौन सा जो है अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की बात करता है? क्षमादान का मतलब क्या है? पार्डन का काम। पार्डनिंग करने के लिए भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 72 में साफ साफ लिखा गया है कि हमारे जो प्रेसिडेंट है उनके पास ये अधिकार है कि वो पार्डन दे सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कहूंगी आप लोगों को रट लो इस बात को, ये कई बार पूछा जाता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज होते हैं, जो कि लोअर कोर्ट में बिल्कुल काम करते हैं बैठ के, जिला और सत्र दोनों के न्यायाधीश जो है वो किसके नियंत्रण में काम करेंगे? तो देखिए, उस राज्य के उच्च न्यायालय के अंतर्गत। ऑब्वियस सी बात है ना। हाई कोर्ट किसके अंडर काम करता है? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट के अंडर कौन काम करेंगे? जिला और सत्र दोनों के न्यायाधीश काम करेंगे। अगला 11वीं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, 11वीं जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो कब शामिल किया गया था? 86 नंबर के संशोधन 2002 में इसको अंतर्गत शामिल किया गया। ये मैंने आपको बता दी थी अभी थोड़ी देर पहले। और ये कौन सी कमेटी के कहने पे किया गया था?
वर्मा कमेटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आधो बच्चे को ये नहीं पता होता कौन सी कमेटी के कहने पे हुआ था, तो वर्मा कमेटी। तो जब ये 46वां, ये जो सॉरी 86 नंबर का जो संशोधन था ना, उसमें हमारे आर्टिकल 21A हमारे मूल अधिकारों में जोड़ा गया। हमारा जो 45वां आर्टिकल है वो डीपीएसपी में जोड़ा गया, और 51A में 11वें नंबर की ड्यूटी को जोड़ा गया। पढ़ते हैं आगे। 84th अमेंडमेंट एक्ट जो भी आज भी है, इसमें क्या बोला गया कि कब तक हम लोग लोकसभा की मौजूदा मौजूदा जो हमारी सीटें हैं उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते। तो देखिए, इसमें बताया गया कि 2026 तक हम लोग अब कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, जितनी लोकसभा की सीट है उसको उतना ही रखेंगे। मतलब 545 थी, इसको 543 किया गया, तो उतनी ही रखेंगे। ये कब तक के लिए था? 2026 तक। आ सकता है ऐसा सवाल भी, प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है। अगला सवाल, हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं उनका वर्ष पूरा जो है कार्यकाल वो 5 वर्षों का होता है, जब वो पद ग्रहण करते हैं उस दिन से आगे तक। बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। और कभी भी यहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट को जो है रेजिग्नेशन देना है, ठीक है, तो यहाँ पर वो हमारा अपना जो त्याग पत्र होंगे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये वाली चीज कि हमारा प्रेसिडेंट जो है रेजिग्नेशन किसको देंगे, तो ये तो गलत लिखा हुआ है। जो हमारे मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको थोड़ी अपना त्याग पत्र लिख के देते हैं, वो ये तो गलत हो गया। ये किसको लिख करके देते हैं? हमारे उप राष्ट्रपति को, ठीक है। जबकि जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो यहाँ पर ओथ, जो शपथ ग्रहण होता है, वो करवाते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र लिख के देंगे। तो इसमें आंसर हो जाएगा ओनली वन इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट तो ठीक है, चलो, सेकंड यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। देख रहे हो ना सवाल किस तरीके से घुमा के पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है यहाँ पे गलत है, इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डीपीएसपी के आर्टिकल्स आपको मैच करने हैं। तो देखो भाई, यहाँ पर सबसे पहला क्या है, स्टेट जो है राज्य को लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखनी है, ऐसा आर्टिकल 37 में लिखा है। उसके बाद ये तो बिल्कुल ही गलत है भाई, यहाँ पर तो ये आर्टिकल जो है वो 38 में लिखा हुआ है। और कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो मैंने बताया 97 नंबर पे आया था, बिल्कुल सही है। इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय सुरक्षा 51 में लिखा है, ये ठीक है। बाकी सारे ठीक लिखे हैं, ये बाकी गलत हो जाएगा। जबकि अनुच्छेद जो हमारा 37 है उसमें ये लिखा है कि जो डीपीएसपी है यहाँ पर पूरे राज्य के नीति निर्देशक तत्व या दिशा निर्देशक तत्व, ये जो है ये नॉन जस्टिसेबल है। इसके लिए आप जस्टिस लेने के लिए, इसके न्याय के लिए कोर्ट तक नहीं जा सकते हो, लेकिन फिर भी इसको देश में लागू किया जाएगा सरकार द्वारा, ठीक है। तो ये वाले गलत हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। आगे, पीएससी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हिंदी में इसको कहते हैं, लोक लेखा समिति, जो कि 1921 के दौरान आई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में इसको लिखा गया था, 1921 में इसको बनाया गया था। तो ये जो है यहाँ पर अगर कभी भी पार्लियामेंट में जो है आपको कोई भी अनुमोदन चाहिए तो आपको किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? तो वो है अधिक अनुदान, मतलब कि आपको एक्सेस ग्रांट की जरूरत है, तो उसके लिए पहले आपको कहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी? लेखा जोखा समिति, लोक लेखा कमेटी से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि प्रियम्बल तो हमारा पार्ट ही नहीं है? तो देखिए, वो तो बहुत ही फेमस केस बेरूबारी यूनियन केस 1960 के दशक में आया था, जिसमें ये बोला गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि बेरूबारी में ये पार्टी नहीं है। बेरूबारी ना एक जगह का नाम है और कुछ नहीं है, बेरूबारी एक जगह का नाम है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, बेरूबारी। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव अगर कभी आता है तो उसके संदर्भ में कौन सा यहाँ पर सही है? देखो, कभी भी अगर कभी नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो क्या उसके ये बताना जरूरी है कि भाई आप इसको क्यों लेकर के आ रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आधारों को स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है जिन पर वो आधारित है, जबकि अविश्वास पत्र जो है ना, ये प्रस्ताव, ये हमारे संविधान में लिखा भी नहीं हुआ है। और इसको राज्यसभा लेके आ सकती है? नहीं, ये केवल और केवल लोकसभा में आएगा। मैं एलएस लिखूंगी, एलएस का सीधा अर्थ क्या है? लोकसभा। तो ये कभी भी जो है यहाँ पर लोकसभा ही केवल और केवल इसको, मतलब लोकसभा में ही इसको केवल लेकर के आया जा सकता है, ठीक है। तो ये दोनों ही जो स्टेटमेंट्स है वो बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। राज्यसभा यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने का अधिकार नहीं रखती है। चलिए
आगे बढ़ते हैं, फैमिली कोर्ट के ऊपर बात करते हैं, पारिवारिक न्यायालय। पारिवारिक न्यायालयों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बार इन पारिवारिक न्यायालयों को कब स्थापित किया गया था? आप लोग जो भी यहाँ पे मेरे साथ पढ़ रहे हैं, ये बहुत जरूरी है कि आप इस तरीके के जो भी प्रावधान है उनको लर्न करके जाओ, क्योंकि ये टाइप के क्वेश्चन ना ऐसे होते हैं जो सीधा सीधा एग्जाम में आते हैं। और मैं चाहती हूँ कि हर कोई पढ़ के जाए। इसको अभी चेंज भी किया गया था ना, 2022 में इसका नया भी आया था। पर पहली बार इसको पता है कब लाया गया था? 1984, 1984 में लाया गया। बिल्कुल सही लिखा है, 1984 में सबसे पहली बार लाया गया था, ताकि फैमिली जो है ना, वो बहुत जरूरी है कि एक साथ बने रहे यहाँ पर। ठीक है। और ये कौन लेकर के आई थी? ये जो है लेट श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख। दुर्गाबाई देशमुख के नाम पर दिल्ली के अंदर एक कॉलेज भी है, तो वो जो है यहाँ पर इसको लेकर के आई थी। वो जो है चाइना में टूर करके आई थी, तो वहां पर उन्होंने देखा कि भाई ये तो एक कॉन्सेप्ट चाइना में चल रहा है, तो उन्होंने सोचा ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी लेके आते हैं। फिर धीरे धीरे करके इसकी जो है एस्टेब्लिशमेंट भारत में करवा दी गई। अब कोई भी मान लीजिए शादी के ऊपर है, या बच्चे की कस्टडी के ऊपर है, या फिर बच्चों के अधिकार क्या होने चाहिए, माँ बाप के क्या अधिकार है, नाम चेंज करना है कि, और बच्चे की कस्टडी किसको मिलनी चाहिए, सारे केसेस के लिए यहाँ पर कौन है, यहाँ पर जो है फैमिली कोर्ट यहाँ पर बनाए गए हैं। अब फैमिली कोर्ट के अंदर जो है लॉयर्स की रिप्रेजेंटेशन संभव नहीं है, बिल्कुल सही चीज है यहाँ पर। ठीक है भाई। बाकी मैं एक बात करूँ तो इस पूरे एक्ट में ना फैमिली को ही नहीं बताया गया, फैमिली की डेफिनेशन नहीं दी गई है इसके अंदर। ठीक है भाई, तो दोनों स्टेटमेंट इसमें सही लिखी हुई है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, यहाँ पर पूछा गया कि इनमें से किस किस की कितनी सीट्स है राज्यसभा में। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि अब एक सवाल आया था जिसमें लोकसभा की सीट थी। अब यहाँ पर सवाल क्या आ रहा है जिसमें राज्यसभा की सीट पूछ रहा है, तो हमें स्टेट की राज्यसभा और लोकसभा की सीटों के बारे में पढ़ के जाना होगा, क्योंकि सवाल सवाल सीधे सीधे सवाल आते हैं, घुमा फिरा के भी नहीं पूछ रहा, सीधा बताओ कि कौन सा सही और कौन सा गलत है। तो देखिए छत्तीसगढ़ की जो सीट है वो यहाँ पे पूछी जा रही है। ठीक है, आपको मैच करना है बेसिकली। ठीक है, इसमें आपको बता देती हूँ, मैच द फॉलोइंग है अगली स्लाइड पे, मैच करना है आपको। ठीक है ना, तो उस हिसाब से ये आंसर करना है आपको। मैं पहले लगा देती हूँ यहाँ पर। चलिए शुरू करते हैं इसको। तो देखिए छत्तीसगढ़ जो है उसकी टोटल सीट कितनी है? 5 सीटें हैं। वहीं मैं झारखंड की बात करूं तो भाई झारखंड की है 6 सीटें। और तेलंगाना जो है, जो अभी कुछ टाइम पहले ही बना है, इसकी है 7 सीटें। और उत्तराखंड की हो गई 3 सीटें। तो उस हिसाब से इसका जो आंसर हो जाएगा वो अगर हम मैच करें तो हमारा इसका आंसर बन जाएगा कुछ बी के रूप में। बी इसका करेक्ट आंसर होगा, तो आप लोग अपने नोट्स में मैच कर लो इसको। ठीक है भाई। अगला सवाल, कौन से एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है भारत में बनाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 पहला एक्ट था जिसके तहत जो है भारत में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, जिसके पहले जो जज बनते हैं वो सीजेआई, वो बनते हैं सर एलिजे इम्फे। उसके बाद जो अभी अभी का जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया था, आर्टिकल 124 से शुरू होता है, जिसके पहले जज एच जे कानिया थे। और पहली मीटिंग 28 जनवरी 1950 को की गई थी। अगला सवाल है हमारा, आपको मैच करना है। देखो भाई, सुप्रीम कोर्ट ये है, गलत लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ? बिल्कुल गलत लिखा हुआ है ना। मैच द फॉलोइंग है वैसे तो। सुप्रीम कोर्ट कब आया था? रेगुलेटिंग एक्ट, तो बी वाले का आंसर हो जाएगा 1, है ना, सुप्रीम कोर्ट ये वाला। उसके बाद यहाँ पर ये देखो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब बनाए थे? पिट्स इंडिया एक्ट के अधिनियम के तहत। तो यहाँ पर नियंत्रण परिषद की स्थापना जो है पिट्स का भारत अधिनियम के तहत हुआ था, तो इस वाले का आंसर हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 1। और इंग्लिश मिशनरीज को, मतलब जो वहां पर क्रिश्चियन की मिशनरीज है वो यहाँ पर आए और भारत में जो है क्रिश्चियनिटी को फैलाने की कोशिश करे, तो वो कब हमें अलाउ किया गया था? वो जो है अलाउ किया गया था चार्टर अधिनियम 1813 में। ये ठीक लिखा हुआ है, इसका 3 ही होगा। और उसके बाद ये 4 ठीक लिखा हुआ है। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई थी पहली बार, और वो कानूनी सदस्य कौन थे? लॉर्ड मैकॉले, पहले सदस्य। तो 2, 1, 3, 4 इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग मैच करो अपने आंसर को, क्या सही है? बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा बी, 2, 1, 3, 4। ठीक है भाई, 3 इसका आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से ऐसा कौन सा एक्ट था जिसने ये पॉसिबल किया इंडियंस के लिए कि वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है कंट्री का उसमें हिस्सा लेने के लिए उनके लिए पॉसिबल हो जाए। मतलब कि वो ऐसा कहना चाह रहे हैं कि भाई ऐसा कौन सा एक्ट था जिसने अलाउ कर दिया था कि हम लोग यहाँ पर पार्टिसिपेशन कर पाए। तो आंसर क्या है इसका? डी, मतलब कि इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 में जो है इंडियंस के पार्टिसिपेशन को ईजी कर दिया गया था। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि भाई भारत में फेडरल कोर्ट कब आया? तो देखो यार, फेडरल कोर्ट जो है इंडिया में, आप लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट अलग है, फेडरल कोर्ट अलग है, नाम दोनों के अलग अलग हैं। आपसे सुप्रीम कोर्ट नहीं पूछ रहा, आपसे फेडरल कोर्ट पूछ रहा है, तो दोनों के नाम, दोनों के काम, दोनों का तरीका बिल्कुल अलग अलग है। तो सेम मत मान के चलिएगा, इनको सेम करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा।
ठीक है, तो फेडरल कोर्ट की अगर स्पेसिफिकली बात कर रहा है तो वो हमारा नन ऑफ दी अबव। अब देखो ऑप्शन में चारों ही गलत दिए हुए हैं। फेडरल कोर्ट इंडिया में इन चारों के तहत थोड़ी आया है, वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत आया था, है ना। भारत सरकार अधिनियम जो 1935 का था ना, उसके तहत था। तो ये सारे ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फेडरल कोर्ट इंडिया में कब आया। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो 1937 में, भले ही वो 1935 एक्ट में लिखा गया था, पर आपसे एस्टैब्लिश बोल रहा है, आपसे ये पूछ रहा है कि स्थापित कब हुआ है। तो देखो स्थापित जो है वो 1937 में हुआ था। ऐसे ही जो हमारा भारत सरकार का अधिनियम 1935 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसी एक्ट के तहत जो है इसमें बर्मा को भी सेपरेट किया गया था, मतलब म्यांमार को, और सेपरेशन हुई 1937 में थी। ठीक है, याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन से वाले एक्ट में द्वैध शासन या द्विशासन या फिर डायआर्की, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, डायआर्की को कब इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1935। अब देखो आप में से कोई, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे डायआर्की तो हमने 1919 में पढ़ा था। तो देखो मेरी बात समझो सब लोग, सेंटर लेवल पूछ रहा है, केंद्र में। देखो 1919 का जो अधिनियम था ना, उसमें प्रोविंस के लेवल पर, जो प्रोविंशियल लेवल होता है ना, केंद्र से कम वाला लेवल, उसमें किया गया था। जबकि 1935 में प्रोविंसेस वाली को खत्म करके केंद्र के शासन में जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। तो केंद्र के पूरे शासन में इसको बड़े लेवल पे इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है भाई, तो ये इसका आंसर होगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी। इंडिया की लेजिस्लेचर को पहली बार बाई कैमरलिज्म, मतलब द्विसदनीय, द्विसदनीय का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि दो अलग अलग हाउस बना दिए जाए। तो देखो दो अलग अलग हाउस जिसमें अपर और लोअर होगा, ऊपरी ऊपरी और निचली रहेंगे, वो 1919 मोंटेगू चेम्सफोर्ड की जो अधिनियम थे उसके तहत स्थापित किया गया था। और आज भी है बाई कैमरलिज्म। हमारे भारत के 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे बाई कैमरलिज्म आज भी चलती है। ठीक है, अगला सवाल, हमारे पावर प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस जो है वो कब से आ रखा है। अध्यादेश आज तो है, हमारा अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश की पावर हमारे पास है। सवाल हमसे ये पूछा गया कि ये अध्यादेश की पावर कहाँ से आई है। तो देखिए ये 1935 के अधिनियम के तहत अध्यादेश की पावर है, जिसमें राष्ट्रपति जो है, अगर संसद का एक सदन या फिर संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सदन अगर कार्यकाल में नहीं है तो अध्यादेश जारी करने की पावर है। और वो जो अध्यादेश होगा उसका जो इफेक्ट होगा वो एक कानून जैसे पास किया जाता है उसी के प्रकार से रहने वाला है। तो 1935 का अधिनियम इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है हमारा, हमारे जो फेडरल और डायarchy संघीय व्यवस्था और केंद्र जो है भारत में कब लागू किया। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है 1935 के अधिनियम। अगर देखो केंद्र की बात करेगा ना तो 1935 है, अगर प्रोविंस की बात करेगा तो 1919 का अधिनियम है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1935 अधिनियम। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पर, पढ़ो उसको, ऑल इंडिया फेडरेशन भारत में कब जो है वो लेके आई गई है। अगेन वही सवाल बार बार पूछा जा रहा है, पर क्वेश्चन पूछने का तरीका बार बार बदल रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, भारत सरकार का अधिनियम 1935 में ही जो है ऑल इंडिया फेडरेशन जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे सीधा सवाल आपसे किए जा सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल भी कुछ इसी प्रकार का है, इसमें भी कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछा गया है कि देखो भाई, जो 1935 के अधिनियम के द्वारा जो अवशेष शक्तियों की जो अधिनियम आया था उसमें जो है संघ बताया गया था, फेडरेशन था। तो जो अवशेष शक्तियां थी वो उस समय किसको दी गई थी। तो देखो 1935 में कौन थे हेड, गवर्नर जनरल या फिर उस समय के वाइसराय को ये पावर दी गई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, गवर्नर जनरल या फिर वाइसराय। ठीक है ना, रेसिडोरी मतलब क्या होता है, जो अवशेष, जो पावर कहीं नहीं लिखी है वो हो जाएंगे। आज भी है ये, और आज ही पावर किसके हाथ में, पार्लियामेंट, है ना भाई, संसद के हाथ में है ये पावर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है हमारा, सॉरी सॉरी थोड़ा सा एकदम से आगे चला जाता है स्क्रीन, तो आप समझो अब इसमें आगे, इनमें से कौन सा फीचर नहीं है 1935 के अधिनियम के मुताबिक। ठीक है, ये नहीं है, मतलब उस समय था अभी नहीं है। तो पढ़ो इसके अंदर कि देश के लिए एक लिखित संविधान, विधानमंडल के लिए निर्वाचित और जवाबदेह प्रतिनिधि, ये तो उस समय भी बोला गया था। फेडरेशन की स्कीम ये आई थी उस समय भी, लेजिस्लेचर में नॉमिनेशन लोग जाएंगे, विधानमंडल में लोग जाएंगे, ये भी है। ये प्रावधान नहीं था
ठीक है, ये आज है, उस समय नहीं था। ठीक है ना, तो ये एक याद रखिएगा। अगला, इनमें से कौन से एक्ट में बर्मा से विरुद्ध, थोड़ी देर पहले मैंने बताया, आपको याद हो गया ना सब बच्चों को। यहाँ पर 1935 का जो अधिनियम था, इसमें बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। वो बात अलग है कि अलग जो हुआ है, अलग थलग 1937 में हुआ है, पर एक्ट कौन सा था? 1935। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं। यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा जो बनाई गई है, उसका प्रस्ताव कब रखा गया था? तो देखो, संविधान सभा हमारी 1946 में बनी है। तो अगर संविधान सभा 1946 में बनी, तो उसके जस्ट पहले जो एक अधिनियम या फिर कुछ आया होगा, उसके तहत होगा। तो क्या आंसर हो जाएगा? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 1946 में आया था। और उसके बाद जो है 9 दिसंबर 1946 में हमारी संविधान सभा बनती है, जो कि पूरी अपनी मीटिंग्स करने के बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान तैयार करती है। और इस संविधान सभा के जो हमारे आपके लिए जो प्रेसिडेंट हैं, वो कौन है? हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए, अगला सवाल। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के मुताबिक कितनी लोगों की जनसंख्या पर जो है एक प्रतिनिधित्व को चूज किया जाएगा? तो देखो, 10 लाख लोगों की जनता के ऊपर एक प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेटिव को आधारित किया जाएगा। कैबिनेट मिशन प्लान में इसको बताया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला, हमारी जो इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट बनती है, अंतरिम राष्ट्रीय सरकार, इनमें से कौन उसके सदस्य नहीं थे? सदस्य नहीं पूछा गया है, तो आंसर क्या है? राधा कृष्णन। राधा कृष्ण सदस्य नहीं बनते उसके। राधा कृष्णन तो आगे चल के भारत के पहले प्रधान उप राष्ट्रपति, हमारे वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, और भारत के द्वितीय राष्ट्रपति भी बनते हैं। ठीक है, इन्हीं के नाम पे टीचर्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इस वीडियो में, वो है भाई, पहली बात तो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है संविधान सभा, उसमें लोगों का चुनाव किस प्रकार से किया गया था? तो देखो भाई, पब्लिक ने तो चूज ही नहीं किया था, ना कांग्रेस आई थी, ना इंडिया के रूलर थे। प्रांत की सभाओं द्वारा उनको चूज किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाय प्रोविजनल असेंबलीज। तो ये भी आप अपना कंप्लीट कीजिए। इस तरीके से हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चंस को, अभी हमने 50 क्वेश्चन देखे, किसके कितने मार्क्स आए हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि 50 क्वेश्चन जो अभी हमने करे हैं, इन 50 में से आपने कितना स्कोर किया है। और इसी तरीके से आगे भी बढ़ेंगे, इसमें और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं।